बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा यूनिट था एंटीबायोटिक्स का, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें एंटीवायरल ड्रग्स यानी वो ड्रग्स जिससे हम वायरस को किल करते हैं। सबसे पहले पता हो कि वायरस क्या है। वायरस की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे सेल्स में रहता है, हमसे फ़ायदा उठाता है और हमको नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट। तो वायरस होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर यानी हमेशा ये सेल के अंदर रहेगा, और ऑब्लिगेट मतलब है कि ये लाजमी सेल के अंदर ही रहता है, सेल के बाहर वायरस जिंदा नहीं रह सकता। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। दूसरी बात, वायरस के अंदर कोई सेल वॉल, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। के अलावा वायरस के अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं किया जाता। इसके साथ साथ देखा जाए तो क्योंकि वायरस के अंदर ना कोई सेल वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना इसका कोई मेटाबॉलिक प्रोसीजर है, तो जिस तरह नॉर्मल एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ी हैं वो यहाँ पे काम नहीं करती। जो बेसिकली ये 3 मैकेनिज्म एंटीबायोटिक्स के थे जो एंटीबैक्टीरियल होती हैं। तो वायरल की जो थेरेपी होती है मेजरली वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसी वजह से है कि एक तो ये प्रॉपर्टीज़ उसकी नहीं होती। तो वायरस को मोस्टली अगर हम टारगेट करते हैं ड्रग्स के साथ, तो हम अक्सर वायरस का या तो डीएनए या आरएनए टारगेट करते हैं और उसके ज़रिए वायरस के रेप्लिकेशन को हम स्टॉप करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए वायरस को क्लासिफाई किया जाए मेडिकली, तो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ेज़ के अकॉर्डिंग वो क्लासिफाई होते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड में देखा जाए तो राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। फिर अगर आप देखें जिंजाइवल स्टोमेटाइटिस में है हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 1। इसी तरीके से फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में आता है हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके अलावा एचआईवी है। फिर स्किन इन्फेक्शंस के अलग से वायरसेस है, जैसे कि वेरिसेला जोस्टर है, ह्यूमन हर्पेस 6 है, स्मॉल पॉक्स है, पार्वो वायरस है, मीजल्स है। तो ये अलग से वायरस। फिर हेपेटाइटिस के अलग यानी लिवर डिजीज़ के अलग वायरस हैं, कार्डियोवास्कुलर के अलग वायरस हैं, फेरेंजाइटिस के लिए अलग से वो क्लासिफाइड हैं। तो इस तरह डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है वायरस की। सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी के, जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी में इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। मैनेजमेंट अगर देखी जाए तो वैसे तो इसके लिए इम्यूनाइजेशन की जाती है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, ये प्रेफरेबल अप्रोच है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को जो है एलर्जी है टू द वैक्सीन्स, तो फिर उसमें ड्रग्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब वो ड्रग्स जो स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा वायरसेस के लिए हैं, पहली तो क्लास है न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर्स की, उसके बाद है एमेंटाडीन एंटीवायरल्स, और फिर थर्ड क्लास है राइबाविरिन। ये 3 डिफरेंट ड्रग्स हैं। तो न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर्स में 2 ड्रग्स आती हैं, ओसेल्टामिविर और ज़ैनामिविर, जबकि एडामेंटेन एंटीवायरल्स में एमेंटाडीन राइमेंटाडीन आती है। सबसे पहले देखते हैं न्यूरोअमीनिडेज इनहिबिटर्स। ये जो पहला वर्ड है न्यूरोअमीनिडेज, ये दरअसल एक एंजाइम का नाम होता है। तो ये एक एंजाइम होता है वायरस की जो अंदर है। ओसेल्टामिविर और ज़ैनामिविर स्पेसिफिकली इस न्यूरोअमीनिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो बेशक वायरस हमारे सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करता रहे, लेकिन वो कभी भी ब्लड में रिलीज नहीं हो पाएगा। और जब वायरस ब्लड में रिलीज नहीं हो पाएगा तो वो मजीद इन्फेक्शंस नहीं फैला सकता। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म होता है हमारी ड्रग्स का, जिसमें एक ओसेल्टामिविर और ज़ैनामिविर ड्रग्स आती हैं, और ये इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी दोनों के लिए इफेक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेशन पे आए ड्रग्स की, तो प्रायर टू इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, या फिर इन्फेक्शन हो जाए तो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर इस तरह की ड्रग्स लगा देनी चाहिए। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स की जहाँ तक बात है, तो ओसेल्टामिविर ओरली एक्टिव प्रो ड्रग होती है, यानी कि वो बाद में लिवर में जाके एक्टिव बनती है, जबकि ज़ैनामिविर जो है वो एडमिनिस्टर करती है, इनहेलेशनल ड्रग है और यूरिन से अनचेंज्ड रिमूव हो जाती है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे बात करें तो जीआई डिस्कम्फर्ट, नोज़िया ज़ैनामिविर कॉज़ करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन। इसके अलावा ये फिर ख़तरा बन जाती है एज़मा में, या किसी को इसको सीओपीडी की बीमारी है उसमें, फिर क्योंकि ज़ैनामिविर इरिटेशन कॉज़ करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो उन लोगों के लिए मसला बन जाता है। रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है, तो जैसे कि एंजाइम में न्यूरोअमीनिडेज, तो इसी एंजाइम को वायरस जो है मॉडिफाई करके ना रेजिस्टेंस फैला सकता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज़ कॉल्ड एज एडामेंटेन एंटीवायरल्स। इसमें जो ड्रग आती है एमेंटाडीन राइमेंटाडीन, इन्फ्लुएंजा ए के लिए जो है ये लिमिटेड है, और वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस होती है इसकी, तो ये ज़्यादातर रिकमेंड नहीं की जाती बिकॉज ऑफ द
और रेजिस्टेंस। फिर थर्ड है राइबाविरिन। अब राइबाविरिन क्या है? ये एक सिंथेटिक गुआनोसिन एनालॉग है। देखें सिंथेटिक गुआनोसिन एनालॉग यानी वही है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है यानी डीएनए या आरएनए को जाके ये अटैक करता है। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए वायरसेस हो, तमाम के लिए राइबाविरिन इफेक्टिव है। स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इन्फेंट्स में, यंग चिल्ड्रन में, या जिन लोगों को रेस्पिरेटरी सिंकियल वायरस इन्फेक्शंस हो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है राइबाविरिन। इसके अलावा इफेक्टिव है क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस में भी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि राइबाविरिन इनहिबिट्स द रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए वायरसेस। पहले तो ड्रग जब सेल के अंदर जाती है वो हमारे होस्ट सेल में फॉस्फोराइलेट हो जाती है, 5 फॉस्फेट उसका बनता है। फिर उसके बाद वो बनती है राइबोवरिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो ट्राइफॉस्फेट बन गई यानी फॉस्फेट मिल गया उसके साथ, उसकी वजह से वो compete करती है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनता जबकि उसकी जगह हमारी ड्रग राइबोवरिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो वायरल मैसेंजर आरएनए जो है उसकी कैपिंग नहीं होती, और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वहाँ पे एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। लिहाजा जो है हमारे वायरस की रेप्लिकेशन वहीं पे रुक जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखा जाए तो पर ओरल यानी टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में राइबाविरिन आ सकती है, और एब्जॉर्प्शन इसकी फैटी मील के साथ इंक्रीज होती है, यूरिन से एलिमिनेट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स में देखा जाए तो डोज डिपेंडेंट ट्रांजिएंट एनीमिया करवा सकती है। नहीं, डोज डिपेंडेंट है, आप हाई डोज पे जाएंगे तो एनीमिया के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन इन चिल्ड्रन डिटेरिएट हो सकता है, एक तो ड्रग की इरिटेशन कॉज हो सकती है, या एरोसोल ट्रीटमेंट भी हम यहाँ से इनिशिएट करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फेक्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज द हर्पस वायरस इन्फेक्शंस और उसके ट्रीटमेंट। तो हर्पस वायरसेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस है, जैसे कि कोल्ड सोर्स या वायरस एंसेफेलाइटिस है जेनिटल इन्फेक्शंस में, जिसमें हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2 आता है, और टाइप 1 जो है रेस्पिरेटरी से एसोसिएटेड है। तो ट्रीटमेंट में देखा जाए हमारे पास डिफरेंट तरह की ड्रग्स होती हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर, सिडोफोविर, फॉस्कारनेट, गैनसाइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर और फेमिसाइक्लोविर, इसके अलावा ट्राइफ्लोरिडीन। ये सारी की सारी ड्रग्स हैं जो हर्पस वायरसेस के लिए इफेक्टिव होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसाइक्लोविर की, बहुत ही क्लिनिकली यूज्ड ड्रग है। एंटी हर्पेटिक एजेंट भी कहते हैं इसे। हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 1 के लिए यूजफुल है, टाइप 2 में, वेरिसेला जोस्टर वायरस में, एप्स्टिन बार वायरस में, सब में यूजफुल है। इसके अलावा जो एसाइक्लोविर है इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एंसेफेलाइटिस में, बहुत ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसाइक्लोविर। मोस्ट कॉमनली जेनिटल हर्पस इन्फेक्शंस में भी यूज़ की जाती है। मैकेनिज्म की बात करें तो गुआनोसिन एनालॉग है, यानी वही बात हो गई कि ये गुआनोसिन एनालॉग है, सेल के अंदर जाएगा, ये फॉस्फोराइलेट होगा, ट्राइफॉस्फेट बनेगा। तो एसाइक्लोफिर ट्राइफॉस्फेट जो है डीऑक्सीगुआनोसिन के साथ compete करती है, तो डीऑक्सीगुआनोसिन नहीं बन पाती, जबकि हमारी एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट सेल में मौजूद होती है। और इस तरह की जो एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट है वो फिर सेल्स में हमारे सेल्स में जो है वायरस के डीएनए या आरएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देगा। फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पर ओरल भी आती है, इंट्रावेनस या टॉपिकल भी आती है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी है। इसके अलावा लिवर में जाती है, यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स में लोकल इरिटेशन कॉज करती है, हेडेक, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग विद ओरल है, और जबकि ट्रांजिएंट रीनल डिसफंक्शन भी करवा सकती है अगर हाई डोज इंट्रावेनसली दे दी जाए। रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो जैसे थाइमिडीन काइनेज एंजाइम होता है या डीएनए पॉलीमरेज है, जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड कर रही है, तो जो हमारा वायरस है वो सिंपली क्या कर सकता है कि इन जो है डिफरेंट केमिकल्स की केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है। एसाइक्लोविर की डोजेस देखें तो 400 mg में, 800 mg में अवेलेबल होती है, कैप्सूल में 200 mg में आती है, इंजेक्शन 50 mg पर ml है। और जेनिटल हर्पीस में अगर देखें तो 200 mg पर ओरल फॉर क्यू 4 आवर्स फॉर 10 डेज, यानी हर 4 घंटे बाद 200 mg की टैबलेट हम ले सकते हैं पर ओरली। अच्छा, नेक्स्ट ड्रग है सिडोफोविर। इंडिकेशन है साइटोमेगेलो वायरस रेटिनाइटिस इन पेशेंट्स विद एड्स। स्पेसिफिकली जिन लोगों को एड्स होता है और साइटोमेगेलो वायरस में यूज होती हैं सिडोफोविर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सिडोफोविर एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है साइटोसिन का। साइटोसिन वही न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि सिमिलरली हमारी सिडोफोविर डीएनए या आरएनए को जाके अटैक करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स इंट्रावेनस ड्रग है, एलिमिनेशन जो है इसकी होती है स्लो एलिमिनेशन होती है, टॉक्सिसिटी सिग्निफिकेंट रीनल टॉक्सिसिटी का इशू हो सकता है। तो जिन लोगों को रीनल इम्पेयरमेंट हो या नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हो उन लोगों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग होती है, क्योंकि ड्रग पहले ही बहुत टॉक्सिक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एचआईवी के अगेंस्ट होती है।
इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट हैज़ मार्कडली डिक्लाइंड, यानी कि उन लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रग है और उनकी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड स्टेट है वो ख़त्म हो जाती है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिडोफोविर इन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज़ पेशेंट्स बढ़ जाती है। अगली ड्रग हमारे पास होती है फॉस्कारनेट, अप्रूव्ड फॉर साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया सिडोफोविर। फॉस्कारनेट भी सेम है। मैकेनिज्म ये है कि ये रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं वायरल डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस को, तो पॉलीमरेजेस को ये जाके इरिवर्सिबल उसको रिवर्सिबली जो है इनहिबिट कर देता है। और जब ये एंजाइम्स इनहिबिट हो जाते हैं तो वायरस का जो डीएनए और आरएनए वो सिंथेसाइज नहीं हो पाते, तो रेजिस्टेंस बेसिकली इसी एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज कर रेजिस्टेंस लाई जा सकती है। बाकी ड्रग इंट्रावेनसली भी जाती है, पर ओरल जो है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती तो आईवी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी ये है कि प्लाज्मा लेवल जैसे ही फॉल करते हैं हम इनकी नेक्स्ट डोज दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी है, एलिमिनेशन किडनी से होती है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एनीमिया, नोजिया, फीवर। इसके अलावा चिलेशन भी इसका इशू है, तो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया के इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा हाइपोकैलीमिया, हाइपर या हाइपस फॉस्फेटिमिया, सीजर एरिथमिया वगैरह हो सकते हैं। फॉस्कारनेट की डोजेज है, इंजेक्टेबल सोल्यूशन होता है 2.4 ग्राम पर 100 ml का। साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस में देखा जाए तो इंडक्शन 60 mg पर केजी है एवरी 8 आवर्स। तो हर्पस सिम्प्लेक्स में देखा जाए तो 40 mg पर केजी एवरी 12 आवर्स फॉर 14 टू 21 डेज ये ड्रग देनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट ड्रग है गैनसाइक्लोविर। गैनसाइक्लोविर एनालॉग है एसाइक्लोविर का, और ग्रेटर एक्टिविटी होती है फॉर द साइटोमेगालोवायरस। थेराप्यूटिक यूज देखे जाए तो साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में या सीएमवी प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी गैनसाइक्लोविर इस्तेमाल की जा सकती है। मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज़ एक्टिवेटेड थ्रू कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जो हमारे अंदर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है। न्यूक्लियोटाइड इनहिबिट्स द वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए। तो जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर जो हमारी ड्रग बाइंड कर जाती है और फिर वो पॉलीमराइज नहीं करने देती वायरस के डीएनए या आरएनए को। एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावीनस है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में हो जाती है, एक्सक्रीशन इसकी यूरिन से है। एडवर्स इफेक्ट का इशू होता है सीवियर डोज डिपेंडेंट न्यूट्रोपिनिया हो सकता है, कार्सिनोजेनिक है, टेरेटोजेनिक है, यानी प्रेगनेंसी में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह की ड्रग्स को। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास केस है दैट इज कॉल्ड एज द पेनसाइक्लोविर एंड फेमसाइक्लोविर। पेनसाइक्लोविर एसाइक्लिक गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, डेरिवेटिव है फेमसाइक्लोविर का। स्पेक्ट्रम herpes simplex 1, herpes simplex 2, varicella zoster वायरस। मैकेनिज्म है कि इट इज मोनोफॉस्फोराइलेटेड बाय वायरल थाइमिडीन काइनेज, यानी वायरस के बाद जो थाइमिडीन काइनेज एंजाइम है उसके थ्रू ये फॉस्फोराइलेट होता है, फिर इसका ट्राइफॉस्फेट बनता है और वो ह्यूमन herpes simplex डीएनए पॉलीमरेज को जाके compete कर रहा होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिकल 1% क्रीम आती है, हाफ लाइफ एसाइक्लोविर से बहुत ज़्यादा है। फेमसाइक्लोविर एसाइक्लिक एनालॉग होता है 2 डीऑक्सी गुआनोसिन का प्रो ड्रग है जो कि पेनसाइक्लोविर में मेटाबोलाइज हो जाती है। ओरली इफेक्टिव ड्रग है, टैबलेट्स की फॉर्म में आती है 150 125 250 500। थेरेप्यूटिक यूजेस है एक्यूट हर्पेस जोस्टर वायरस, जेनिटल हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस एंड रिकरेंट हर्पेस लेबियलिस जो है ये इनके इंडिकेशंस हैं। ट्राइफ्लोरिडीन इज अ ड्रग जो कि फ्लोरिनेटेड पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। मैकेनिज्म है ट्राइफॉस्फेट, इट इनहिबिट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट इनटू वायरल डीएनए। स्पेक्ट्रम देखा जाए तो वही हर्पस सिम्प्लेक्स 1, हर्पस सिम्प्लेक्स 2, वैक्सीनिया वायरस। इंडिकेशन क्या है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस केराटो कंजक्टिवाइटिस का इनका इशू होता है, उनमें यूज किया जाता है 1 ड्रॉप एवरी 2 आवर्स एंड 9 ड्रॉप्स पर डे से एक्सीड ना करें। और टॉक्सिसिटी की जहाँ तक बात है तो ड्रग इज़ टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज़, यानी हम डायरेक्टली ब्लड में ही नहीं यूज़ कर सकते। ऑप्थाल्मिक इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। हाफ लाइफ इसकी बहुत ही शॉर्ट होती है। और जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिएंट इरिटेशन ऑफ द आई है, पैल्पेब्रल आईलिड्स हैं, ये इसके जो है इश्यूज हैं साथ में। सो ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टुवर्ड्स द एंटीवायरल ड्रग्स। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर जो हम एंटीवायरल ड्रग्स पे करेंगे उसमें हम मुख्तलिफ वायरस के इन्फेक्शंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टुवर्ड्स एंटीवायरल ड्रग्स।